नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने फेसबुक पेज के माध्यम से और हमारा जो यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर के माध्यम से। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो है बेटा नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता, या हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। इस टॉपिक में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं बेटा, और पढ़ने का ऐसा नहीं कि नहीं, सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से पढ़ने का समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं सन 1898 में। ठीक है, 1898 में क्या किया बेटा हमने कि वैज्ञानिकों ने जीवों के नामकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। ठीक है, जीवों के नामकरण के लिए, किसके लिए? नामकरण के लिए किसका? एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। कब किया बेटा? ये मैंने आपको बताया, आयोग का गठन किया। इसके बाद तथा 1901 में इस आयोग के नामकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत को स्वीकार किया। कब? 1901 में, कि इसका नाम क्या रखा जाएगा। ठीक है, आयोग के नामकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत गठित किया, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत स्वीकार किया गया। ठीक है, आयोग के नामकरण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत स्वीकार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत स्वीकार किया गया। ठीक है, फिर और 1904 में इसे अंतिम रूप से प्रकाशित किया गया। कब बेटा? 1904 में अंतिम रूप दे दिया गया। क्या दे दिया गया? अंतिम रूप दे दिया गया, अंतिम रूप से प्रकाशित किया गया। अंतिम रूप से प्रकाशित, अंतिम रूप से प्रकाशित किया गया। ये चीज आपको यहां पर समझ में आई। फिर क्या हुआ बेटा? नामकरण के इस अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का आधुनिक संस्करण कब आया? ठीक है, 1964 में। ठीक है, किसका? इस सिद्धांत का जो आधुनिक संस्करण था, आधुनिक संस्करण कब आ गया बेटा? 1964 में। अब एक और बात समझो, इस सिद्धांत में कुल भूमिका कितनी थी? इस सिद्धांत में कुल भूमिका 86 धाराएं। कितनी बेटा? 86 धाराएं। और क्या था बेटा? धाराएं 5 परिशेषिकाएं, 5 परिशेषिकाएं तथा एक शब्दावली थी। क्या बेटा? एक शब्दावली। इतनी चीज समझ में आई। और इन सिद्धांतों का पालन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल एंड जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से किया जाता है। इन सिद्धांतों का जो पालन है वो मैं बता ही दिया है कि किसके द्वारा ये किया जा रहा है। वो किया जा रहा है बेटा, हम कह सकते हैं इंटरनेशनल कोड से। डाल देता हूं, लिख लेना आप बैक करके वीडियो को। यहां पे देखो, इसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल
जूलॉजिकल नोमेनिकल्चर, नोमेनकल्चर के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, इनका जो सिद्धांतों का जो पालन है वो किसके हिसाब से किया जा रहा है बेटा? हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल्स एंड जूलॉजिकल नोमेनिकल्चर। ठीक है, अब नंबर 1 इसमें क्या है मैं आपको बताऊं, इसके प्रमुख नियम है। क्या है बेटा? इसके प्रमुख नियम है, और नियम क्या है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि नियम क्या है। नियम क्या है ये देख लो आप, 8-10 नियम जो मैं आपको यहाँ पे। किसी भी प्राणी या पादप का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में व्युत्पन्न होना चाहिए। इन्होंने ये कहा है नंबर फर्स्ट में, कोई भी हो, चाहे वो जीव हो चाहे वो पादप हो, इनका जो नाम है वैज्ञानिक नाम है वो किसमें होना चाहिए? लैटिन भाषा में होना चाहिए। लैटिन भाषा में। किसका? किसी भी जीव का, चाहे वो पौधा हो या हम कह सकते हैं जंतु। ठीक है, नंबर 2, प्रत्येक जीवधारी का नाम द्विनाम पद्धति पर आधारित होगा। क्या बेटा? हमने पढ़ा द्विनाम पद्धति, तो ये कह रहे हैं कोई भी जीव हो उनका जो नाम होगा वो किसका होगा? द्विनाम पद्धति पर आधारित होगा, पर आधारित होगा, आधारित होगा। ठीक है, जो बेटा हम कह सकते हैं 2 शब्दों से मिलकर निर्मित हो, जिसमें प्रथम शब्द वंश हो तथा दूसरा शब्द क्या हो? जाति प्रदर्शित कर रहा हो। समझना, देखो सारी चीजें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप समझना, सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा नंबर 3 की। नंबर 3 में ये कह रहा है बेटा कि नामकरण के नियम केवल जीवित अथवा विलुप्त प्रजातियों पर ही लागू होते हैं। क्या होते हैं? ये कह रहा है कि जो नामकरण के जो नियम हैं वो केवल किनके? जीवित या बेटा हम कह सकते हैं अथवा विलुप्त प्रजातियों पर हो सकता है, विलुप्त प्रजातियों पर लागू होते हैं। संकर जातियां तथा संकर जाति मतलब हाइब्रिड या विरूप जीवधारियां जैसे टेट्रालॉजिकल फॉर्म्स नहीं, इनका उपयोग किसमें नहीं होता? संकर जातियों और विरूप जीवधारियों में। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे नंबर 4 पे। इसके अनुसार जाति का नाम द्विपद तथा उपजाति का नाम त्रिपद होता है। क्या होता है बेटा? नंबर 4 में अगर हम बात करें सभी जी नंबर 4 इसके अनुसार जाति का जो नाम होता है वो क्या? द्विपद हो, द्विपद तथा त्रिपद, त्रिपद होने चाहिए। ठीक है, उपजाति का नाम। अब नंबर 5 है, नंबर 5 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सभी जीवों के वंश का नाम एक शब्द का होना चाहिए। नंबर 5 में अगर मैं बात कर रहा हूं तो वंश का नाम एक शब्द में होना चाहिए, एक शब्द में। और जाति का नाम, सभी जीवों के वंश का नाम पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में लिखना चाहिए। वंश का जो नाम है वो क्या है? जो अल्फाबेट होते हैं उसका बड़े अक्षर में लिखना चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, अक्षरों में लिखना चाहिए। नंबर 6, सभी जातियों का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से लिखना चाहिए। सभी जातियों का अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में, वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए, छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। ठीक है, नंबर 7, वंश एवं जाति को सदैव तिरछे एवं अंडरलाइन करके लिखना चाहिए। ठीक है, वंश अथवा जाति को तिरछे अथवा अंडरलाइन में लिखना चाहिए, लिखना चाहिए।
या हम तिरछे मतलब कह सकते हैं इटाई। नवीन जाति का वर्णन सर्वप्रथम प्रकाशित करने वाले वैज्ञानिक का नाम जाति के नाम के बाद लिखना चाहिए। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी हम थे नई जाति को खोजते हैं तो उनके नाम के साथ हम वैज्ञानिक का नाम भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, 8 में। अब 9 देखो, 9 में हम क्या कर सकते हैं कि जाति का नाम कुछ समय बाद परिवर्तित होने की स्थिति में मूल वर्णनकर्ता का नाम वर्ष सहित जाति के आगे कोष्टक में लिखना चाहिए। 10वें, यदि विभिन्न वैज्ञानिकों ने किसी जीव का या वंश का जाति का नाम समान या असमान रखा है तो सर्वप्रथम प्रकाशित नाम ही स्वीकार किया जाएगा। किसी के बदल देते नहीं है कि ये नहीं ये हो सकता है, ये नहीं ये हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वंश में ईड़ी प्रयत्त जोड़कर कुल का नाम तथा इनी प्रयत्त जोड़कर उपकुल सब फैमिली का नाम लिखते हैं। तो ये मैंने अपने मुंह से बोल दिया है, तो ये आप रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इतने नाम मैंने लिखा दिए साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके। और इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोन एंड कैटेगरी, या वर्ग एवं सवर्ग की अवधारणा। आज ये टॉपिक पढ़ा, अच्छा लगा मुझे, मैंने पढ़ाया। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।